विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रशांत विश्वकर्मा जी, पार्षद श्रीमती पूनम सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राम नरेश दर दुबे जी, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राधा जीना जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वशिष्ठ मिश्रा जी, प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी श्री प्रमोद माथानेलिया जी, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित राप्ती नगर मंडल से जुड़े हुए हमारे सभी पार्षदगण, चिकित्सकगण, अधिवक्तागण, उद्यमीगण, अन्य प्रबुद्ध समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस भीषण उमस भरी गर्मी में आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर महानगर की इकाई हर नगर मंडल में 3 सम्मेलन के जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है, आज राप्ती नगर मंडल इस प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से उस कड़ी को एक नई ऊंचाई दे रही है। किसी भी समाज में दिशा देने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए उस समाज के प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। यानी ओपिनियन मेकिंग के रूप में आप सबकी एक बड़ी भूमिका होती है। समाज को कैसे चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मार्गदर्शक हैं समाज के। अलग अलग तबका हो सकता है, चिकित्सक अपने मरीजों के प्रति, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, अधिवक्ता अपने वादकारियों के प्रति, उद्यमी अपने उपभोक्ताओं के प्रति, अलग अलग तबके से जुड़ा हुआ प्रबुद्ध जन अपने अपने क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में सदैव एक नई दिशा प्रदान करता है। और ये अच्छी पहल है कि समाज के ऐसे ओपिनियन मेकर के साथ हम सब एक संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं मंच पे आया तो रवि किशन को देख करके मैं देख रहा था कि यहाँ का कूलर, यहाँ का एसी भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मंच पे बात कर रहे थे इसको, लेकिन देखिए आप सब बंद हो गया है। वो गए भी थे लेकिन वो और बंद हो गया, जैसे उनका हाथ लगा और बंद हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति है। भारत ने अपने प्रबुद्ध समाज को सदैव सम्मान दिया है। ऋषि मुनि की परंपरा, हर भारतीय अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ जोड़ता है। यानी ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के साथ वो अपना संबंध जोड़ता है। और यही ज्ञान की परंपरा
के साथ भारतीयों का संबंध है और इसलिए हमें भारत भी कहते हैं, यानी ज्ञान में रत जो है वही भारत है। उस परंपरा के हम सब वारिस हैं। देश काल और परिस्थिति को भी सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध जनों की है। याद करना, दुनिया के अंदर आज जो भी वैभव है, दुनिया प्रगति के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रही है, लेकिन आज जो कुछ भी दुनिया में आपको दिखाई देता है ये सब प्रगति गत 400-500 वर्षों की है। उससे पहले की दुनिया, भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य देशों में जो आज के कथित विकसित देश हैं, ये उस समय अंधकार के युग में जी रहे थे। भारत दुनिया की उन प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में है, हजारों वर्षों की विरासत जिसके पास है, हजारों वर्षों का एक गौरवशाली अतीत जिसके पास है, और जिसने अपनी बौद्धिक संपदा को केवल अपने लिए नहीं, दुनिया में शासन और आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के भाव के साथ पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विराट भाव लेकर के, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव तो संकुचित बुद्धि के लोगों का होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए भारत ने क्या कहा कि पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और उस परिवार भाव के साथ हमने जीवन जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार की प्रेरणा सदैव हम लोगों को दी है। हमने जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी नहीं। आप याद करिए रामायण का वह दृश्य, जब लंका पर भगवान राम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लंका विजय हो जाती है। विजय होने के बाद कायदे से भगवान राम वहां के राजा हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम कभी किसी राज्य में नहीं गए, और वहां पर जब लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया है, अब हम लोग वापस चले। लक्ष्मण जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया ये लंका तो सोने की बनी है, हमारे यहां तो हम जाते हैं, बोलो अयोध्या में तो केवल बर्तन ही सोने के हैं, लेकिन यहां तो राजमहल ही सोने का बना हुआ है। कुछ दिन रुका जाए, थोड़ा अंदर चला जाए, हम बाहर हैं, अभी तो कैंप है, मैं अभी युद्ध शिविर में हम हैं, अब युद्ध शिविर में युद्ध जीत चुके हैं, रावण मारा जा चुका है, अंदर चला जाए। राम ने तब जो बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसे। उन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, याद रखना, मुझे ये रुचती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम सब आर्यावर्त के निवासियों का दायित्व क्या है, हम सब भारतीयों का दायित्व क्या है। उन्होंने कहा हमारे लिए तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी,
अपनी मां और अपनी मातृभूमि से बढ़ करके और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। भगवान राम का यह उद्बोधन आज भी हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। भगवान राम के इन शब्दों को जिस ऋषि ने हम तक पहुंचाया, वह राम की प्रेरणा है। एक प्रबुद्ध जन के माध्यम से हम सबके सामने आया, एक ऋषि के माध्यम से हम सबके सामने आया, आज भारतीय प्रेरणा लेता है। पूरा भारतीय प्रेरणा लेता है। कौन कोना है देश का जहां हम जाएं और हमारे बाने को पहन करके जब हम किसी के सामने जाते हैं तो लोग देख करके ही पहचान करके बोलते हैं जय श्री राम। देखिए, हमारा जान पहचान नहीं है। एयरपोर्ट पर हम चलते हैं, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी फंक्शन में, दूर से ही पहचान करके, कोई जान पहचाने, दूर से ही देख करके कहते हैं योगी जी जय श्री राम। एक शब्द हम सबको सुनने को मिलता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो हिंदी जानता हो न जानता हो, वो तमिल मूल का हो, मलयालम का हो, कन्नड़ का हो, तेलुगु का हो, मराठी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, नॉर्थ ईस्ट की किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, भारत की किसी भी भाषा और बोली को बोलने वाला हो, उसके मुंह से एक शब्द निकलता है जय श्री राम। यानी जय श्री राम का मतलब राम के उन आदर्शों को मानना, राम के उन आदर्शों पर चलना जिन्होंने देश और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया है। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी, व्यक्तिगत जीवन हो या समाज और राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह धर्म चक्र है, उत्थान और पतन इसके जीवन का हिस्सा होता है। जब हम समृद्धि की प्रकाष्ठा पर हो, उत्थान की सर्वोच्च शिखर पर हो, तब अहंकार न हो। लेकिन जब चुनौती आए, संकट आए, तब निराश भी न हो। समभाव के साथ सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की सामर्थ्य, और ये हर भारतीय को विकसित करना पड़ेगा, हर भारतीय का गुण बनना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पिछले 11-12 वर्ष में बदलता हुआ भारत आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों के लिए तो प्रेरणा थी, लेकिन जो भारत को उभरने नहीं देना चाहते थे, उनके लिए चुनौती भी थी। याद रखना, हम सबको जो भी हमारा अस्तित्व है दुनिया के अंदर, अगर आज हमारा सम्मान बढ़ा है इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के अंदर एक सही दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। उनकी दिशा सकारात्मक थी, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा। भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा। भारत की प्रगति दुनिया के अंदर शानदार प्रगतियों में से गिनी जाती है। लेकिन जो मैंने कहा कि जब आप अच्छी दिशा में कार्य करते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं। कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सबको करना पड़ा था, पूरी दुनिया को करना पड़ा था, लेकिन 140 करोड़ की आबादी का भारत कोविड प्रबंधन में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन करने में सफल रहा। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी में 140 करोड़ भारतीयों में जितने लोगों की मौत दुर्भाग्य से उस महामारी के कारण हुई,
हमारी आबादी का, यानी 140 करोड़ की आबादी भारत की, और दुनिया का जो सबसे विकसित देश है उस अमेरिका की आबादी भारत का 1/4 है। 1/4 का मतलब कुल 34 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। भारत के अंदर 140, वहां केवल 34 करोड़। और अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत की तुलना में 4 गुना थी। यानी वहां अच्छे स्वास्थ्य केंद्र थे, प्रशिक्षित स्टाफ था, वैक्सीन भी था, दवा भी थी, सब कुछ था, लेकिन लीडरशिप इस प्रकार की नहीं थी कि कोरोना को मुकाबला करने के लिए वे भी फ्रंट फुट पर आकर के लड़ सके। हमारे पास हो सकता है संसाधनों का अभाव रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में राशन की सुविधा और बेहतरीन कोविड प्रबंधन के लिए फ्रंट फुट में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आकर के देश को एक नेतृत्व दे रहे थे। आज भी आप देख रहे होंगे पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, यूरान का। तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है। दुनिया के सभी देशों में, अमेरिका में 4 गुना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, 4 गुना। अगर उसकी कीमत पहले $100 रही होगी तो अब $400 है। यूरोप के देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है। अरब के देश स्वयं परेशान है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। याद करिए, फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन अब तक जनता पर बोझ न आने पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया, लेकिन देश के ऊपर जो बोझा आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कुछ आह्वान भी किया। याद करिए, जब मोदी जी ने कहा कि आप विदेश से सोना मत खरीदिए, विदेश में शादी ब्याह की पार्टी मत करिए, विदेश में घूमने मत जाइए, आपको घूमना है अपने देश के अंदर किसी इको टूरिज्म की साइट पर, किसी स्पिरिचुअल टूरिज्म की साइट पर, किसी हेरिटेज टूरिज्म की साइट पर जाइए। शादी ब्याह का फंक्शन हो या घूमने का कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर के करिए। भारत का पैसा भारत में लगेगा, भारत में रोजगार का सृजन होगा, भारत के विकास में पैसा उपयोग होगा। जब मोदी जी कह रहे हैं कि आप विदेश से सोना मत खरीद के लाइए, बल्कि भारत के अंदर जो आपके पूर्वजों का पुराना सोना है उसको निकालिए, उसकी मरम्मत करिए, उसको रिडिजाइन करिए। आज की जो मांग है उसके अनुसार रिडिजाइन कर सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, सफाई करवा सकते हैं। हमारा दायित्व तो बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रभु श्री राम का लक्ष्मण को दे गए उपदेश से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने पूर्वजों की थाती को पुनर्जीवित करेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं ईंधन को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास आपने देखा होगा पहले से है भी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सोलर बिजली योजना, रूफटॉप सोलर घरों के ऊपर लग रहे हैं। उसका उपयोग होना चाहिए। जब आप कमरे में नहीं है तो पंखा, बिजली
कूलर या एसी ये सब क्यों चल रहा है? बंद कर दो ना उस समय। सस्ती बिजली का मतलब ये नहीं कि हम मनमाना खर्च कर ले। अगर एक ही मोहल्ले से 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ही स्कूल में जाना है, तो क्या जरूरी है कि 10 कार जाए? एक दो कार में भी जा सकते हैं, कार पुलिंग भी हो सकती है, या एक साथ कोई ई रिक्शा को भी बुक करा करके सुरक्षित तरीके से उन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूली बस की मांग की जा सकती है। अगर एक मोहल्ले से 50 बच्चे हैं, आप परिवहन निगम से बोलेंगे, परिवहन निगम कोई शटल बस लगा सकता है सीधे स्कूल छोड़ने लाने के लिए, सस्ते में इस व्यवस्था को वहां किया जा सकता है। आखिर जो 30-40 4 व्हीलर चलते हैं, इनकी बचत होगी ना, उससे तेल बचेगा ना। कैसे कंट्रीब्यूशन हम सब कर सकते हैं, ये आज की हमारी चुनौती, और हम उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है और बदलते हुए गोरखपुर को भी देखा है। याद करिए ना, क्या स्थिति थी आज से पहले। आज से पहले 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खतरा है नौनिहालों के लिए। बच्चा पैदा होता था, मां और पिता दोनों चिंतित होते थे कि नौ की बीमारी या इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बच्चे को कैसे बचाएं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई का संकट, बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता था, अब रोजगार का संकट, नौकरी रोजगार के लिए यूपी के बाहर जाना है तो पहचान का संकट, कहीं बाहर कहीं काम धंधा शुरू किया भी तो पता लगा कि घर की पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया। विकास ना, बिजली नहीं, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, व्यापारी से गुंडा टैक्स, चिकित्सक भयाक्रांत, बेटियां असुरक्षित रहती थीं, दंगा, अराजकता, कर्फ्यू, ये यूपी की पहचान थी। आज तो नहीं है। आज न दंगा है, न कर्फ्यू है, न अराजकता है, न अव्यवस्था है। आज तो विकास है। जिस मार्ग से चलेंगे, या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी या कनेक्टिविटी बन रही होगी। जब बनेगी थोड़ा बहुत परेशानी उस समय होगी, लेकिन सामान्यतः वह एक बेहतरीन स्थिति पैदा करेगा। फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आपके ठीक पश्चिम में जाके देखिए, आज चल रहा है। एम्स गोरखपुर में नहीं था, आज एम्स गोरखपुर में है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, उपचार क्या करता, आज बेहतरीन सेवा दे रहा है। आज हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी है। अकेले गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगे हैं और लगभग इतने और लगने जा रहे हैं। 15,000 करोड़ का मतलब लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। ये सभी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिला। इतने नौजवान पहले बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे। आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है।
प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए। याद करिए, आज जो नौजवान 20 वर्ष का होगा, 22 वर्ष का होगा, आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले वह 11-12 वर्ष का रहा होगा, उसको पता नहीं रहा होगा, भूल गया होगा। आज जो 18 वर्ष का होगा, 9 वर्ष पहले 9 वर्ष का रहा होगा। 9 वर्ष की बुद्धि क्या होती है बेचारे की? तीसरी चौथी क्लास का छात्र। अगर आप वर्तमान पीढ़ी को बताएंगे नहीं कि 9 वर्ष पहले क्या था, आज क्या परिवर्तन हुआ है, तो हमारी पीढ़ी भूल जाएगी कि अराजकता क्या होती है, गुंडागिर्दी क्या होती है, ये जातिवाद क्या होता है, ये क्षेत्र और भाषावाद क्या होता है, ये कर्फ्यू क्या होता है, ये तुष्टीकरण की नीति का खामियाजा इस देश को कैसे भुगतना पड़ा है, ये क्षेत्रीय दल कैसे शोषण कर रहे हैं, देश के साथ कैसे विश्वासघात कर रहे थे। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। क्योंकि क्षेत्र के लिहाज से हम अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा हम सबकी एक है, देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। और नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना, अपनी वर्तमान पीढ़ी को अतीत से भी अवगत कराना इसलिए आवश्यक है। रामायण और महाभारत के साथ साथ 10 वर्ष पहले तक की क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी, क्या अव्यवस्था थी, कैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था, इन सब को चर्चा परिचर्चा का विषय अगर हम बनाएंगे तो वर्तमान पीढ़ी मानसिक रूप से तैयार होगी कि फिर से उस अभिशाप को, जिसने पहचान के संकट के दौर से हमें गुजारा था, जिसने हम सबके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिसने हमारे रोजगार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, इस राज्य के सामने पहचान का संकट खड़ा करके भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था, उन लोगों को, उस अभिशाप को फिर से यूपी के ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जिस दिन ये संकल्प यूपी के हर प्रबुद्ध जन का हो जाएगा, मेरा मानना है यूपी का नौजवान उठ खड़ा होगा और उसको कोई गुमराह करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई इसको गुमराह नहीं कर पाएगा। क्षणिक स्वार्थ के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उसको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से भटकाना, ये देशद्रोह है। और हमें देशद्रोह की छूट किसी भी संगठन, किसी भी संस्था को नहीं देनी चाहिए। इस समाज के प्रबुद्ध जनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसीलिए इस जिम्मेदारी के लिए आपके पास हम लोग आए हैं। आप लोग अपने मोहल्लों में, अपने आसपास, अपने परिवार में इन चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाइए। बताइए उनको मोदी जी के पहले क्या था, मोदी जी के बाद परिवर्तन जो आया है। आप मुझे बताइए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, तेजी के साथ भारत की नई पहचान बनी, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। और यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद कर्फ्यू मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य राम मंदिर का निर्माण। क्या ये हो पाता अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं हो पाती? तो
अपनी पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानो कि इस लोक में तो आप अभिभूत हैं ही, इस लोक के बाद भी आप बता सकते हैं कि हमारे सामने प्रभु का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, ये बता सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 1965 में भारत के एक प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था कि अमेरिका ने गेहूं बंद कर दिया था भारत का, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया था। भारत में गेहूं का उत्पादन उतना नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा था एक समय व्रत रखो, और भारत के लोगों ने व्रत रखा था, एक समय व्रत रखा था। हर परिवार में सप्ताह में एक दिन व्रत रखता था परिवार, और मैं देखता हूं ये व्रत रखने की परंपरा तब से जो चली, भारत के आरोग्यता का कारण भी बनी। भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आज भारत को किसी से गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब्जी, फल इसके लिए निर्भर नहीं होना पड़ता है। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान को सुविधा मिले, अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन आज के दिन पर कर सकता है। यह ताकत है हमारी, और उसी ताकत के लिए हम सबको तैयार होना होगा। आने वाली चुनौतियां हम सबके सामने आएंगी, और चुनौती मनुष्य के सामने ही आती है, हमें उससे भागना नहीं है, उसमें हताश और निराश भी नहीं होना है, उसका मुकाबला करना है। उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग ईंधन की बचत करने में योगदान दें। नगरीय क्षेत्र में हमारा प्रयास होना चाहिए, एलपीजी की कालाबाजारी हर हाल में रुकनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी होगी। लेकिन प्रबुद्ध जनों का भी दायित्व बनता है कि वे बोले, जो गलत कर रहा है उसको चेतावनी भी दे दे, और नहीं तो प्रशासन की कार्रवाई करवा दे। हमारा प्रयास होना चाहिए पीएनजी के कनेक्शन के लिए हम आवेदन करें, स्मूथ कनेक्शन मिल जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के साथ हम जुड़ेंगे और अच्छे परिणाम उसके आ सकते हैं। जितनी आवश्यकता है, अगर ईंधन की कुछ ज्यादा क्राइसिस आती है, घर में भोजन के आइटम कम हो सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि 56 व्यंजन बनने ही बनने हैं, वह कम भी हो सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, सिटी बस सेवा है, हम प्रयास करें एक दिन, सप्ताह में एक दिन, 2 दिन ऑफिस जाने के लिए, किसी सरकारी कार्यक्रम में जाने के लिए, किसी बाजार को जाने के लिए अपनी कार, अपनी बाइक ले जाने की बजाय उस सेवा का उपयोग करें, सामूहिक रूप से करें, अच्छा परिणाम आ सकता है। कुछ तो पहल हो, कुछ तो पहल होनी चाहिए, और उस पहल में हम भी कह सकते हैं फिर कि देखिए मेरे देश के सामने चुनौती आई थी, मैं भी उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक अच्छा मॉडल देने की दिशा में हम भी आगे बढ़े हैं, और उस मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, प्रबुद्ध जन इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? ये एलपीजी की आ सकती है, ये डीजल पेट्रोल की आ सकती है, ये किसी भी अन्य क्षेत्र की आ सकती है। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के, मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए
कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई को, राप्ती नगर मंडल इकाई को हृदय से बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भीषण गर्मी में इतने प्रबुद्ध जनों को आप सब ने यहां पर एकत्र किया है। मैं यहां के पार्षद को, मंडल अध्यक्ष को, मंच पर उपस्थित हमारे जो प्रबुद्ध जन है, प्रोफेसर राम नरेश दुबे जी, डॉक्टर राधा जीना जी, श्री वशिष्ठ मिश्रा जी, श्री प्रमोद मातनहेलिया जी और अन्य यहां पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज यहां पर आए। विकास की भी प्रक्रिया के साथ आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमें करना है, इन चुनौतियों से भी आप सब वर्तमान की चुनौतियों के साथ, देश के साथ मिलकर के, कंधे से कंधे मिलाकर के समाज को एक नया मार्गदर्शन देंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। ये भी आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के निवेदन को लेकर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इन सभी पहलुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है और लोगों को, देशवासियों